सर जिला वतनी में आप नवाज शरीफ के पास गए और इंटरव्यू किया। उस वक्त जनरल मुशर्रफ को सूट ये करता था कि ना बेनज़ीर यहाँ रहे ना नवाज शरीफ यहाँ रहे। कौन सा ऐसा करेक्टर था जो चाहता था कि मियाँ साहब को हो जाए? डायरेक्ट तो नहीं हुई, किसी ने नहीं बात की, लेकिन लड़ाइयाँ करवाने वाले ज़्यादा होते हैं, सुलह करवाने वाले कम। जब लड़ाई बढ़ जाती है ना दो शख्सों के दरमियान में तीसरे लोग भी फिर इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जनरल मुशर्रफ उन पे गद्दार का टैग लगा, किस बुनियाद पे लगाया गया था? उनके साथ फिर बड़ी लंबी नशिस्तें हुई। मैंने उन्हें एक अच्छा आदमी पाया, उनमें तहम्मुल था, बड़ा लिबरल आदमी थे। आइन में लिखा है ना कि जो भी मार्शला लगाए वो गद्दार है। नवाब अकबर भुट्टी उनको कत्ल करना ठीक था? मुशर्रफ साहब पशेमा थे इस पे? नहीं, सर जिला वतनी में आप नवाज शरीफ के पास गए और इंटरव्यू किया और बाद में वो किताब में भी गद्दार कौन में आ गया। सर कोई ऐसी चीज़ें नवाज शरीफ ने आपके साथ डिस्कस की कि ये भी कहा जाता था कि मुशर्रफ चाहते हैं कि इनको फांसी दे दी जाए, कुछ ऐसा था? उनकी जान को ख़तरा था? जी खतरा था। ख़तरा था, यानी कि जनरल मुशर्रफ उनको देना चाहते थे? ज़ाती तौर पर एक बेहतर इंसान थे, लेकिन जब लड़ाई बढ़ जाती है ना दो शख्सों के दरमियान में तीसरे लोग भी फिर इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, जो लड़ाई बढ़ाते हैं, जो सुलह नहीं होने देते। तो उस वक्त जनरल मुशर्रफ को सूट ये करता था कि ना बेनज़ीर यहाँ रहे ना नवाज शरीफ यहाँ रहे। तो उन्होंने बेस्ट चॉइस की और नवाज शरीफ ने भी बेहतर समझा कि मैं अपनी जान बचाऊं, जेल से बचूं, और जब वक्त आएगा तो वापस आ जाए। नहीं सर, ऐसी बातें हो रही थी कि मियाँ साहब को फांसी दे दी जाए। इस तरह की बातें हुई थी पहले भी और बाद में भी। जनरल मुशर्रफ की तरफ से जनरल मुशर्रफ के साथियों की इधर उधर अफवाहें, डायरेक्ट तो नहीं हुई, किसी ने नहीं बात की, लेकिन ये अफवाहें तो थी ना। कौन सा ऐसा करेक्टर था जो चाहता था कि मियाँ साहब को हो जाए? मैंने कहा कोई एक करेक्टर जो आपको लगता है? कि आप ख़ानदान बनु अब्बास एक बड़ा मशहूर हुआ है। तो जो ख़ानदान बनु अब्बास था ना, उसके करीब था एक बहुत ही ईरानी ख़ानदान जो कहते हैं ख़ानदान बरामक्का। ठीक है, वो इतने दोस्त थे कि बिल्कुल वो उनका वज़ीर, उनके घर आना जाना ये वो। लेकिन जो तीसरी ताकतें होती हैं, जो दरमियान वाले होते हैं, एक दिन उन्होंने सारे ख़ानदान बरामक्का को लगवा दी, कोड़े लगवाए, मरवा दिया। वो जो बादशाह के पास सबसे दौलतमंद थे, सबसे दौलत छीन ली उनकी। तो ये दरमियान में जब आप दो शख्सियात के दरमियान मुकाबलाबाजी हो ना, तो उनको बहुत मोहतात रहना चाहिए, क्योंकि लड़ाइयाँ करवाने वाले ज़्यादा होते हैं, सुलह करवाने वाले कम। आप जनरल मुशर्रफ के पास भी गए जब वो दुबई में थे? जी, वो जब रिटायर हो गए। जी रिटायर हो गए, तो बाद में उन्होंने ये ख्वाहिश भी जाहिर की आपके इंटरव्यू में कि मैं अगर सदर बन जाऊँ वज़ीर आज़म नहीं बनूंगा। तो सर जनरल मुशर्रफ उन पे गद्दार का टैग लगा, किस बुनियाद पे लगाया गया था? आप समझते हैं कि जनरल मुशर्रफ गद्दार हैं? उन्हें भी बाद में एक मुकम्मल कैंपेन चली कि इनको भी देनी चाहिए। तो सर आप क्या समझते हैं जनरल मुशर्रफ थे कौन? मुशर्रफ को मैं जब मिला, लेकिन मैं तो जब तक वो सदर रहे, जब तक वो वर्दी में थे, तो ज़ाहिर है उनसे मैं तो चूँकि कि जमहूरी सोच रखता हूँ, तो मेरी उनसे मुलाकात नहीं थी उस वक्त। लेकिन बाद में मैंने उन्हें एक अच्छा आदमी पाया, अच्छा, बतौर इंसान एक अच्छा आदमी पाया। वो बात बड़ी गौर से सुनते थे, उनमें तहम्मुल था बड़ा, मौसीकी के शौकीन थे, लिबरल आदमी थे, सिगार पीते थे, एंजॉय ज़िंदगी को करते थे। तो उनके साथ फिर बड़ी लंबी नशिस्तें हुई। तो उनको मैंने जो दूर से तो जिस तरह नज़र आते थे वैसे नहीं थे, बहुत बेहतर और ठंडे मिजाज के, दोस्त मिजाज के आदमी थे। क्योंकि उनके बारे में ये मुकम्मल कैंपेन चली है ना? वो आर्टिकल 6 के हवाले से। जी आर्टिकल 6 के ऊपर। अच्छा, वो तो आइन में लिखा है ना कि जो भी मार्शला लगाए वो गद्दार है। तो ये इस हवाले से था। सर जब नवाब अकबर भुट्टी का आपने इंटरव्यू किया, ये बताएं कि वो लग रहा था कि पंजाब के ख़िलाफ़ हैं वो? नहीं, वो देखें, बलोच और पश्तून और जो है ना सिंधी हमारे, उनका एक कौम परस्तों का एक बयानिया है कि पंजाब जो है फ़ौज के ज़रिए हुकूमत कर रहा है और इस्तेसाल कर रहा है। लेकिन वो ज़ाती तौर पर तो देखो, मेरे से इतना प्यार है उनका, पंजाबियों से बड़ा मिलना जुलना,
सारी शादियां उनकी पंजाबी बलोचों में हुई थी। तो वो एक उनकी आखिरी उम्र में उन्होंने वो एक बयानिया अपना लिया था, लेकिन अमली तौर पे वो बयानिया जो था उसका इजहार नहीं था। उनका एक तरफ वो लड़ रहे थे, दूसरी तरफ एक पंजाबी को जो पंजाब की वकालत कर रहा था, पंजाब का मुकदमा लड़ रहा था, उसको बेहतरीन खाना भी खिला रहे थे। उनको कत्ल करना ठीक था? नहीं, आप समझते हैं कि मुशर्रफ की ये गलती थी? बिल्कुल। और आपने उनसे ये पूछा किनसे? जब आप वो रिटायरमेंट के बाद आप जी, उनसे मैं मिला हमेशा तो से वो उस जमाने से ये कह रहा हूँ हाँ। कि वो ही वॉज एन ओल्ड डाइंग मैन। उस वक्त उनकी टांग को कैंसर था एंड ही वॉज लिविंग अलूफ इन ए केव। नहीं, मुशर्रफ साहब पशेमा थे इस पे? नहीं नहीं, वो ठीक थे, हाँ, उन्होंने कहा मैं ठीक किया हाँ, मैंने वो ठीक बुकटी थे। साहब को मार के। सर लगता नहीं है कि उसके बाद सर ये जो नफ़रत है उसके बाद फैली है सारी? नहीं, नफरत पहले भी थी लेकिन उससे बड़ी, उससे उसका स्केल बढ़ गया, उसका उनको एक ताज़ा शहीद मिल गया। तो मेरा ये ख्याल है कि हिकमत जो होती है ना, सियासत हिकमत का नाम है। सर आपने स्टेटमेंट दी कि एक एसएचओ की मार है, हम सारा बीएलए ख़त्म कर देंगे, फिर हमने देखा उसके बाद भी हुए। अभी हाल ही में कल वो जो वाक़या हुआ कि कराची से फैमिली गई और उसके शोहर को कत्ल कर दिया गया। तो सर ये हम स्टेटमेंट्स दे के क्या करना चाह रहे हैं? हम तो उन्हें ज़्यादा फिर इस तरह के स्टेटमेंट दे के गुस्सा दिलवा रहे हैं। नहीं, देखें, दो चीज़ें होती हैं दुनिया भर में। एक तरफ सियासत की जाती है जो कि हिकमत से की जाती है कि आप जो नॉन वायलेंट ग्रुप्स हैं, जो पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, उनसे मुज़ाकरात करें, और जो वायलेंट ग्रुप है उनसे जंग करें, और जो वायलेंट है उनको नॉन वायलेंस पे लाएं। सर सारी दुनिया में ऐसे ही ये तरीका होता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, क्या किया इसका जाए? यही सोल्यूशन है, ऑपरेशन? टू प्रॉन्ग पॉलिसी, नॉन वायलेंट के साथ पॉलिटिक्स और वायलेंट के साथ जंग। यानी बीएलए के साथ जंग। वो बंदा जो हथियार ना उठाए उसके साथ कोई जंग नहीं, उसके साथ पॉलिटिक्स। तो बीएलए तो सर उठा रही है ना? जो उनमें से जो उठाना चाहे, जो स्टेट के साथ लड़ने पे आमादा है, उसका तो और कोई हल नहीं ना। क्या उनके सामने सरेंडर कर जाए? अगर आपके सामने कोई हथियार उठा के आप पे फायरिंग शुरू कर दे तो आप हथियार आप ही उठाएंगे। तो स्टेट का तो काम है ये।